जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पुराने पेपर पढ़ रहे थे, हम पिछले साल के पेपर पढ़ रहे थे एमपी पुलिस से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं हम उन क्वेश्चनों की। हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपको थोड़ी मदद मिल सके कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हो सकता है कि इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके पेपर में भी आ जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पढ़ने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं 2 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के पेपर। शुरुआत करते हैं हम। निम्न में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर, बेरोमीटर, एमीटर या थर्मामीटर। वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेरोमीटर का। हम नहीं, मतलब जो मौसम विभाग वाले लोग हैं वो करते हैं किसका? बेरोमीटर का प्रयोग। ठीक है, मौसम विभाग वाले जो भी हमको मौसम संबंधी जानकारी देते हैं तो वो किस यंत्र को देखकर दी जाती है? वो बेरोमीटर को देखकर की जाती है। और इसके जो खोज करता है वो है टोरसेली। ठीक है, तो इससे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि मौसम विभाग द्वारा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जानकारी देने के लिए। तो आप क्या बताएंगे? बेरोमीटर बताएंगे। बेरोमीटर की खोज किसने की थी? तो आप बता सकते हैं टोरसेली ने की थी। या आपसे पूछा जाएगा जो यहाँ पर लिखा है कि वायु दाब मापी यंत्र किसे कहा जाता है या वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो क्या है? बेरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंच जाते हैं? ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन पूछा गया है। जिस अध्ययन में पदार्थ का संक्रमण और ऊर्जा दोनों संतुलित अवस्था में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? संतुलन उष्म प्रवेगिकी, शास्त्रीय उष्म प्रवेगिकी, रासायनिक उष्म प्रवेगिकी या फिर सांख्यिकी उष्म प्रवेगिकी। अब संतुलन की बात चल रही है तो अध्ययन भी क्या कहलाएगा? संतुलन उष्म प्रवेगिकी। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवित जीवों का स्थान होना चाहिए, खासकर किनका? इंसानों का। इंसान कहाँ पर रहते हैं वो जगह पूछिए। खुली जगह में रहते हैं? क्या हम खुली जगह में रहते हैं? क्या हम बंद जगह में रहते हैं? या हम साफ जगह में रहते हैं? या फिर हम अस्वच्छ या अशुद्ध स्थान पर रहते हैं? तो देखिए, हम जो हैं हम साफ जगह पर रहते हैं। साफ जगह पर मतलब हम जब भी घर देखने जाते हैं तो साफ़ सुथरी जगह देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, लैंग्वेजेस किस तरीके से यूज़ की जाती है, अच्छी लैंग्वेज है या नहीं, गाली गलौच वाला एरिया तो नहीं है, वहाँ के लोग हैं आसपास के वो काफ़ी अच्छे हों, एजुकेटेड हो, ऐसी जगह हम देखते हैं। और साथ ही साथ जो जहाँ भी हम घर बनाते हैं तो घर को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ अलग सामान कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ अलग सामान कचरा पड़ा हुआ है, तो हम घर को कैसा रखते हैं? एकदम साफ़। तो जगह जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? साफ़। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? गलत उद्देश्य कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानिक प्रजातियों का घर हैं। वे आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते हैं। या फिर राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है। देखिए, इन चारों में से जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं कई सारे जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान होता है, सुरक्षित रहने का की जगह होती है। और बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या आप बोल सकते हैं कि जूलॉजिकल पार्क होते हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ों के बारे में भी दिखाया जाता है म्यूजियम तरीके से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी केवल खाते हैं। शाकाहारी लोग क्या खाते हैं? ठीक है, उत्पादक, शाक भक्षी, पौधे और मांस या फिर सर्वाहारी। देखिए, सर्वाहारी किसको कहा जाता है? जो शाक भक्षी यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको भी खाता है और साथ में मांसाहारी को भी खाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। जो मांस और शाकाहारी भोजन करते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? मांसाहारी कहा जाता है। और जो केवल शाक भक्षी किसको कहेंगे? वो उन जीवों को ग्रहण करेगा जो केवल शाकाहारी चीज़ें ही खाते रहते थे, उनको शाक भक्षी कहा जाता है। लेकिन उत्पादक किसे कहते हैं? जो केवल
पेड़ पौधे घास फूस वगैरह खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक या शाकाहारी, या जो हरी सब्जियां खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, शाकाहारी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को इसका कारण बताया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर बताना है। ठीक है, अभिकथन दे रखा है, शरीर पतला मुलायम पत्ती जैसा और रिबन जैसा होता है। पत्ती जैसा मतलब एकदम पतला सा, रिबन जैसा मतलब पतला सा और तिरछा सा हो जाता हुआ। कारण, जीव प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम से संबंधित है। ये जो शरीर की व्याख्या की गई है, तो ये जिस भी जीव की व्याख्या की गई है उनका शरीर किससे संबंधित है, प्लेटी हेलमिंथेस संघ से संबंधित है। तो आपको पूछा गया है क्या इसमें ए सच है लेकिन आर गलत है, क्या ए गलत है, क्या आर गलत है, या फिर आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। तो देखिए, प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी मतलब जो फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट, जितने भी प्रकार के जीव होते हैं और जिनका शरीर बिल्कुल मुलायम होता है, सॉफ्ट सा होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लेटी हेलमिंथेस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्पंज का संबंध है, स्पंज का संबंध किससे है, कॉर्डेटा, गैर कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा या बेलेनोग्लोसस। तो देखिए, जो कॉर्डेटा होता है उसका मतलब क्या होता है, कॉर्डेटा जिसका मतलब होता है कशेरुक दंड। ऐसे जीव जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता है उनको कहा जाता है कि कॉर्डेटा। जिसमें आधा पाया जाता है उसको कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा। जिसमें नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है गैर कॉर्डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पंज का पूछा गया है। अब स्पंज का जो शरीर होता है उसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो बिल्कुल छोटे से होते हैं, गोल गोल ऑर्गेनिज्म टाइप के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, गैर कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है। मोमबत्ती तो सभी देख रखी है, आंतरिक क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, मध्य या डार्क जोन। मोमबत्ती सभी लोगों ने देख रखी है। जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी लो जलने लग जाती है, और लो जलती है तो आसपास का क्षेत्र पिघलने लग जाता है। बातें वहीं की वहीं रहेगी, बस आसपास का क्षेत्र यानी कि बाहरी क्षेत्र पिघलता है। तो बाहरी क्षेत्र का दहन ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है उसका कारण। अभिकथन क्या दे रखा है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। और कारण दे रखा है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह बालों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणावेश प्राप्त कर लेती है। तो ए और आर दोनों ही क्या हैं, इसके सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जब आप रूखे बालों में कंघी जलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ऋणावेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। देखिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का बी दे रखा है केवल, तो विटामिन बी में B12 आ जाएगा। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो यहाँ पर साइनोकोबाल्मिन आएगा। और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। गलन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या फिर संघनन। जैसा कि आपने देखा होगा, कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके ये वाष्पित हो जाती है, गैस अवस्था में बदल जाती है। तो ठोस से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंढकों में थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी में की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, किसकी उपस्थिति की, आयोडीन, कार्मेल,
पोटेशियम या फिर कैल्शियम। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन संबंधित होता है आयोडीन से, चाहे वो हमारे शरीर में हो चाहे वो किसी भी जीव के शरीर में हो। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आयोडीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक रिक्त स्थान का रोग है। एस्बेस्टोसिस जो रोग होता है एस्बेस्टोस की गंध सूंघने से होता है, और लगातार कोई व्यक्ति इसकी गंध सूंघता रहता है तो उसको एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। अब सूंघ रहा है तो मतलब कौन सा तंत्र आपका इसमें संबंधित है? फेफड़ा, चिकित्सकीय, नेत्र या किडनी? सूंघने में क्या आता है? फेफड़ा आता है। तो आंसर में क्या आएगा इसका? फेफड़ा। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। पेट्रोल, शराब, एलपीजी या फिर ऑक्सीजन? देखिए पेट्रोल से भी आग लग जाती है, उसके बाद में एलपीजी से भी आग लग जाती है, शराब से भी आग लग जाती है, ऑक्सीजन से आग नहीं लगती है। ऑक्सीजन जो होता है वो आग लगाने में सहायक होता है, ना कि वो आग लगाने वाला ही होता है। ठीक है, आग लगाने वाला ईंधन होता है, और उस ईंधन को सही तापमान, सही ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो पूरी तरीके से दहन होने लग जाता है। तो वो सहायक होता है आग लगाने में, लेकिन इससे कोई आग नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत, Who propounded the theory of evolution? इवोल्यूशन थ्योरी जो दी गई थी वो डार्विन के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चार्ल्स डार्विन। देखिए सेकेंड शिफ्ट के 2 फरवरी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं विथ सॉल्यूशन। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हम और भी पेपर्स के साथ में हाजिर होंगे आपके सामने, और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देंगे इनके विथ डिस्क्रिप्शन। तो आप बिल्कुल भी बेझिझक, मतलब बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें ट्रिकी एकेडमी को, बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स मिल सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। तो जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ, अब की बार पुलिस पार। ठीक है, और वो भी किसके साथ? ट्रिकी एकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों।